तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो सबसे पहले हम वर्ड्स को समझते हैं। ह्यूमन ह्यूमन क्या है? ह्यूमन उसका बॉडी है और उसका ब्रेन है। और जो बॉडी और ब्रेन जो फंक्शन करते हैं वो करते हैं केमिकल्स से। ब्रेन के केमिकल्स जो हैं वो बॉडी के केमिकल्स को कंट्रोल करते हैं। और एक अच्छी हेल्थ के लिए इन केमिकल्स का जो है प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि देयर शुड बी बैलेंस फॉर गुड हेल्थ। और अर्ली ग्रीड यानी कि हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को मानता था। यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन जो है जो ब्लैक पाइल वाला है वो हॉट पर्सनैलिटी का होगा, उसे फीवर होगा। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने असेट किया कि बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। लेकिन इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की जो थ्योरी थी इसको डिसअप्रूव किया विलियम हार्वे ने। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे और थर्मामीटर का यूज़ किया और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो ब्लैक वाइल वाला पर्सन है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो सकता है। और इन्होंने डिस्कवर किया ब्लड सर्कुलेशन को। ठीक है। और बाद में जो बायोलॉजी है यानी कि ह्यूमंस की स्टडी जब हमने करी, लाइफ की स्टडी करी हमने, तो इससे हमें पता चला कि जो माइंड है आपका वो इन्फ्लुएंस होता है न्यूरल सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से। और इम्यून सिस्टम जो है ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपकी जो मेंटल स्टेट है या जो माइंड है वो आपका अफेक्ट करता है हेल्थ को। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर या फिर इन्फेक्शंस या फिर आपकी लाइफस्टाइल, ये तीनों चीज़ें भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो हेल्थ ओवरऑल है क्या? हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेकिन डिसीज़ का मतलब क्या है? हमने ह्यूमन समझा, हमने हेल्थ समझा, अब डिसीज़ को समझते हैं। डिसीज़ का मतलब होता है फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन इज अफेक्टेड। यानी कि यहाँ पे आप करेक्टराइज करोगे इसको साइन और सिम्टम से, ये हमेशा अनहेल्दी ही होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर अनहेल्दी है तो उसे डिसीज़ हो ही हो। डिसईज यानी कि डिसकम्फर्ट। ठीक है, यानी कि कोई पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब डिसीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के मेनली दो ही एग्जांपल हमें याद रखने हैं, एक कैंसर और एक डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज़ के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एड्स, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, मलेरिया, लेप्रोसी, वूपिंग कफ, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये सभी इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो अब हम एक एक करके इन सभी कॉमन जो डिसीज़ेस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह के पैथोजन से ये होती हैं और इनके क्या क्या वेक्टर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्हें हमने डिवाइड किया है, ये बैक्टीरियल हो सकती हैं, ये वायरल हो सकती हैं, ये प्रोटोजोअन हो सकती हैं, हेलमिंथिक हो सकती हैं, फंगल हो सकती हैं। तो बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल है टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस, लेप्रोसी, वूपिंग कफ। तो टाइफाइड हमारा जो होता है वो हमें होता है सैल्मोनेला टाइफी से, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री जिसे हम पेचिस भी बोलते हैं जिसे गैला वायरस से होता है, प्लेग यर्सीना पेस्टिस से, डिप्थीरिया जिसे गलगोटू भी बोलते हैं ये होता है कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरियम से, टेटनस यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से, और लेप्रोसी इसे हम कोस्ट्रोक बोलते हैं, और वूपिंग कफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायरल डिसीज़ में कॉमन कोल्ड आता है राइनो वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से, डेंगू या अर्बो वायरस से, चिकनगुनिया वायरस, या फिर इसका जो वेक्टर होता है डेंगू और चिकनगुनिया का, ये है आपका एडीज इजिप्टीज। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल पॉक्स जो होता है आपका वेरियोला वायरस से होता है, पोलियो जो होता है वो आपको पोलियो वायरस से होता है, मम्स और एड्स ये भी वायरस से होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिसीज़ के बारे में। तो प्रोटोजोन डिसीज़ में हमारी आती है मलेरिया, जो कि हमारी होती है एक प्लाज्मोडियम जो कि स्पोरोजोइट होता है, पी वाइवेक्स जो कि बहुत कॉमन है, पी फेल्सीवेरम जो कि बहुत सीरियस टाइप का करता है, इसके अलावा पी मलेरियाई, पी ओवेल, इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इसके अलावा हम अमीबियोसिस के बारे में बात करते हैं, ये भी हमारी प्रोटोजोन डिसीज़ है। अमीबा प्रोटोजोआ है तो अमीबियोसिस भी प्रोटोजोन है, इसे अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो वेक्टर है या फिर जो कैरियर है वो है आपकी हाउस फ्लाई। हेलमिंथिक डिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो एस्कैरियसिस जो है इसका एग्जांपल है, एस्कैरिस से होती है ये। एलिफेंटेसिस जो है वो आपकी वो चिरेरिया मलाई है, वो चिरेरिया वेनक्रॉफ्टी से होता है, और इसका जो वेक्टर है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। और फंगल डिसीज़ के बारे में बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आता है रिंगवॉर्म का, जिसके जेनेरा के नेम है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन।
और ये ड्यूट्रोमाइटोसिटीज़ के मेंबर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इस पेज में नीचे लिखे हैं कि मलेरिया का जो पैरासाइट है उसके दो होड्स होते हैं, ह्यूमन प्राइमरी और मॉस्किटो सेकेंडरी। टाइफाइड जो बैक्टीरियल है स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, अमोइसिस प्रोटोजोन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, और एस्केरिस जो कि हेलमेंथिक डिसीज है ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, लार्ज स्मॉल नहीं लिखा एनसीईआरटी में। अब हम बात करते हैं पैथोजन के बारे में। तो पैथोजन जो है ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, ये हार्म करते हैं होस्ट को, होस्ट के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं अलग अलग मीन से, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफियर करते हैं नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ के साथ, और रिजल्ट इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस एंड डैमेज। पैथोजन जो होते हैं इनको अडेप्ट करना होता है, पैथोजन हैव टू अडेप्ट विद इन द होस्ट इन्वायरमेंट, है ना। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल है कि अगर वो गट के अंदर एंटर किया है तो उसको पता होना चाहिए कि लो पीएच में कैसे सर्वाइव किया जाता है। तो हम वापस से आते हैं अपने पहले पेज पे। अब हम देखते हैं टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड का जो पैथोजन है वो सैल्मोनेला टाइफी है, स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। ठीक है, सिम्टम क्या है, सस्टेन होगा, हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकती है। इसका जो टेस्ट है वो विडाल टेस्ट है, और एक क्लासिकल केस है यहाँ पे टाइफाइड मैरी जो कि इसका निकनेम है। ठीक है, तो इसका नाम है मैरी मेलन जो कि कुक है प्रोफेशन से, और टाइफाइड की कैरियर है, ये स्प्रेड करती है टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया जो है वो इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होती है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्ट करती है एल्व्यूलाई को, यानी कि एयर फिल्ड कर देती है, एयर फिल्ड सैक। ठीक है, गेट फिल्ड विद द फ्लूइड, लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सिम्टम यहाँ पे है फीवर, चिल, हेडेक, कफ। सीवियर केसेस में यहाँ पे लिप्स और फिंगर जो है और नेल्स जो हैं वो टर्न हो जाती हैं ग्रे टू ब्लूइश। ठीक है, स्प्रेड करती है ये आपकी थ्रू ड्रॉपलेट्स यानी कि एरोसोल्स बाय इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर शेयर करोगे आप ग्लास या फिर यूटेंसिल्स। तो फिर कॉमन कोल्ड के बारे में बात करते हैं। तो इसका पैथोजन राइनो वायरस है जो रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ वायरस को। आपका इन्फेक्टेड यहाँ पे नोज इन्फेक्ट होगी, रेस्पिरेटेड पैसेज इन्फेक्ट होगा, बट लंग्स इन्फेक्ट नहीं होंगे। सिम्टम इसके क्या है कि नेसल कंजंशन यहाँ पे हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट होता है, हॉर्सनेस रहती है, और इसके अलावा कफ, हेडेक और टाइटनेस, लास्ट फॉर 3 to 7 days, और स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मलेरिया के बारे में बात करते हैं। तो मलेरिया जो है इसका जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम है जो कि एज अ स्पोरोजोइड एंटर करता है। ठीक है, थ्रू बाइट ऑफ मॉस्किटो, जब मॉस्किटो काटेगा तो एज अ स्पोरोजोइड ये वेक्टर करेगा। तो कॉमन जो है पी वाइवेक्स है, इसके अलावा पी मलेरिया है, पी फेल्सीफेरम। तो पी फेल्सीफेरम जो है वो आपका मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, यानी कि मोस्ट डेंजरस टाइप का करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्लाज्मोडियम जो है वो रिप्रोड्यूस करता है दो तरह से, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करता है ये करता है ह्यूमन लिवर सेल्स में, इनिशियली यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके बाद अटैक करता है आरबीसी को। तो आरबीसी में यहाँ पे एक सेक्सुअल स्टेज बनती है जिसे हम गैमीसोसाइट बोलते हैं, वो डेवलप होती है आरबीसी में। ठीक है, तो ह्यूमन आरबीसी यहाँ पे रप्चर होती है और यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है हीमोजोइन जो कि टॉक्सिक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग आफ्टर 3 to 4 days। ठीक है, उसके बाद जब जो मॉस्किटो है वो बाइट करता है ह्यूमन को, तो टेक अप द गैमेटोसाइट एज अ ब्लड मील। तो जो गैमेटोसाइट बने हैं, सेक्सुअल स्टेज जो बनी है आरबीसी में, उसको वो एज अ मील इनटेक कर लेगा, फिर सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। फर्टिलाइजेशन उसके गट में होगा मॉस्किटो के, और जो गट में मॉस्किटो होने के बाद फ्रॉम स्पोरोजोइड जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज बनाएंगे और स्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, स्पोरोजोइड बनाएंगे वो, और जो गैमेटोसाइट था सेक्सुअल स्टेज थी उससे, और उसके बाद वो वही उसकी इन्फेक्शियस स्टेज है, फिर वो गट से सैलिवरी ग्लैंड पे माइग्रेट कर जाएगा। अब हम बात करते हैं अमीबोसिस के बारे में। तो अमीबोसिस का नाम है अमीबोइक डिसेंट्री, पैरासाइट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, साइट है लार्ज इंटेस्टाइन, कैरियर हाउस फ्लाई, इन्फेक्ट या स्प्रेड करता है कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर के थ्रू, जो कि मेन सोर्स है इसके। इसके अलावा सिम्टम जो है इसकी कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स।
अब हम बात करते हैं एस्कैरियोसिस के बारे में। एस्कैरियोसिस में क्या होगा, आपका जो पैथोजन है वो एस्कैरिस है। सिम्टम इसके क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर, अनीमिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, सिम्टम है। इसके अलावा ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये। ठीक है, एस्कैरियोसिस जो है वो राउंड वॉर्म है, ये इन्फेक्शन करता है। एग ऑफ पैरासाइट्स जो हैं वो एक्सक्रिएट होते हैं विद द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि कंटामिनेट करते हैं वाटर, सॉइल और प्लांट्स को। और ये वाटर जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे, इन सब चीज़ों से भी स्प्रेड होता है, स्प्रेड बाई कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं फिलेरियसिस के बारे में। तो फिलेरियसिस को एंडीफेंटेसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पैथोजन है वो वुचरेरिया है, यानी कि वुचरेरिया वेनक्रॉफ्टी है, वुचरेरिया मेलाई। ठीक है, तो जेनेटल ऑर्गन्स भी यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, ग्रॉस डिफॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा आपका जो वेक्टर है वो यहाँ पे है फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम है क्यूलेक्स। और यहाँ पे ये स्लोली डेवलप होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, स्लोली डेवलपिंग एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिंगवॉर्म के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। यहाँ पे आपका अगर पैथोजन के बारे में बात करें तो इनके जो जेनेरा हैं वो हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ड्राई स्केली लेसन्स होने लगते हैं स्किल, नेल्स और स्कैल्प पे। इसके अलावा इंटेंस इचिंग होती है। हीट और मॉइस्चर जो है वो हेल्प करता है इस तरह की फंजाई को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा स्प्रेड होता है आपका सॉइल से, या फिर आप टॉवल यूज़ करोगे इन्फेक्टेड पर्सन की, कॉम्ब भी अगर आप यूज़ करोगे तो भी आपको ये स्प्रेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम पॉन्ड में गेम्बूजिया नाम की फ़िश को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि मॉस्किटो लार्वा को खाती है, हमें इनसे बचने के लिए। और इसके अलावा अगर हम इंसेक्टिसाइड्स हम डिचेस में और ड्रेनेज स्वैम्प में इंसेक्टिसाइड भी डालते हैं, जिससे कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो नहीं हो। डेंगू और चिकनगुनिया के जो वेक्टर हैं वो हैं आपके एडिस मॉस्किटो। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ से तो इम्यूनिटी के बारे में बात करने के लिए हम वापस से पीछे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हमने चार्ट बनाया, चार्ट को पढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी जो है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है जो बर्थ से होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। ठीक है, तो ये आपकी इन्नेट इम्यूनिटी को हमने डिवाइड किया है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। चार टाइप की होती है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। तो फिजिकल आपका स्किन और म्यूकस, फिजियोलॉजिकल में एसिड, सलाइवा और टीयर्स, जो आपके आंसू हैं वो, ये इनमें आपके सलाइवा में लाइसोजाइम होता है और टीयर भी आपके एंटीबैक्टीरियल होते हैं। सेलुलर में बात करें तो हमारे पास WBC आती हैं और मैक्रोफेज आते हैं। WBC जो होती हैं इनमें आपके PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट आते हैं, जो कि न्यूक्लियस है इनका मल्टी लोब्ड होता है। इसके अलावा मोनोसाइट्स आते हैं और NK सेल्स आते हैं, जो कि एक तरह के लिम्फोसाइट हैं, और ये आपकी इन्नेट इम्यूनिटी में आ रहे हैं, एक तरह के लिम्फोसाइट हैं NK सेल्स। ठीक है, अब हम साइटोकाइन बैरियर के बारे में बात करें तो एक तरह की इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो प्रोटीन आपका रिलीज करती हैं अनइन्फेक्टेड सेल्स के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें ना वो इन्फेक्शन हो, इसलिए तो उन्हें हम उस प्रोटीन को हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। अगर दूसरी तरह की इम्यूनिटी की बात करें तो वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है, जो हम जीवन में एक्वायर करते हैं। दो तरह के लिम्फोसाइट की वजह से होती है। अगर एंटीबॉडी मीडिएटेड है तो इसको बी लिम्फोसाइट की वजह से होंगे, और सेल मीडिएटेड है तो ये टी लिम्फोसाइट की वजह से होगी। तो हम सबसे पहले सेल मीडिएटेड देखते हैं। सेल मीडिएटेड जो है ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हम इसको बाहर से नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक लिम्फोसाइट, चाहे वो बी हो चाहे वो टी हो, हम इसको इंजेक्शन के थ्रू लिम्फोसाइट नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हम बी लिम्फोसाइट्स वाली, यानी कि बी लिम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, यानी कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडी AMEDG। ठीक है, तो इतनी सारी एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो आपकी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अब क्योंकि हम बाहर से एंटीबॉडी तो ले सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही इटसेल्फ बनेंगी, इन्हें हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी हम बाहर से लेंगे, सीधा सीधा डिफरेंस है।
लेकिन एक्टिव में हम नेचुरल देखते हैं कि नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी कैसे देखने को मिलती है। तो नेचुरली अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि चिकन पॉक्स इन्फेक्शन, तो एक्टिव इम्यूनिटी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। या फिर आर्टिफिशियली हम बाहर से वैक्सीन ले लें, तो वैक्सीन में क्या होगा, हम हीट किल्ड या फिर वीकन पैथोजन ही लेंगे, उससे हमारी बॉडी में नेचुरली बनेगी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम पैसिव में एक्टिव के नेचुरली आर्टिफिशियल के बारे में बात करें, तो पैसिवली हम नेचुरली कोलोस्ट्रम के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पे IgA एंटीबॉडी होती है, या फिर फीटस जो है एंटीबॉडी रिसीव करता है थ्रू प्लेसेंटा। ये नेचुरल पैसिव का एग्जांपल हो गई। और आर्टिफिशियली अगर पैसिव का एग्जांपल लें, तो हम जब एंटी वेनम या एंटी टिटेनस सीरम के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका एक तरह के आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड, मैंने जो नीचे और पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम इम्यून सिस्टम के बारे में पहले बात करें अगर हमारी बॉडी के, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो बना होता है सेल्स से, टिश्यूज से, ऑर्गन से। सेल्स कैसे हो सकते हैं, बीटा सेल, बी लिम्फोसाइट वाले सेल, टी लिम्फोसाइट वाले सेल, या फिर अगर हम आपके इन्नीट इम्यूनिटी में आ जाएं तो मोनोसाइट, NK सेल, PMNL, ये सारे भी, है ना। चाहे जितने भी तरह के सेल्स जो कि इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो होते हैं उन्हें सॉल्युबल मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, H2L2। इसके बाद हम बात करें टिश्यूज़ के बारे में, तो टिश्यूज़ में आपके मॉल्ट्स आ जाएंगे, म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आ जाएंगे, ये 50% होते हैं अबाउट सभी लिम्फोइड टिश्यू के, ठीक है। मैक्सिमम तो फिर यही हो गए सारे के टिश्यू। और इसके अलावा अदर 50% जो हो गए वो लिम्फोइड टिश्यू हो गए, नॉर्मल लिम्फोइड टिश्यू हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर ऑर्गन के बारे में, तो ऑर्गन आपका प्राइमरी ऑर्गन है आपका बोन मेरो और थाइमस, और सेकेंडरी ऑर्गन है जो आपके, वो हैं आपके स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्पेयर, पैच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ठीक है। तो बोन मेरो जो है, बोन मेरो के बारे में हम सभी जानते हैं कि बोन्स के अंदर होती हैं और ज़्यादातर सारी ही ब्लड सेल यहीं बनती हैं। थाइमस के बारे में बात करें तो ये लोब्ड होता है, नियर हार्ट होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन होता है, लार्ज होता है जब बर्थ होती है, और एज के साथ साथ ये स्मॉल होता जाता है, इसीलिए इम्यूनिटी भी वीक होती जाती है बूढ़े लोगों में। फिर हम सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो ये प्रोवाइड साइट फॉर एंटीजन एंड लिम्फोसाइट इंटरेक्शन। तो जो सेकेंडरी ऑर्गन है यही वो साइट है जहाँ पे आपका एंटीजन और लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे इफेक्टर सेल्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइमरी ऑर्गन जो है ये ओरिजिन के या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स के काम में आ रहा था, जो आपके प्राइमरी थे बोन मेरो और थाइमस। यहाँ पे क्या होता है कि बिकम एंटीजन सेंसिटिव, यहाँ पे सेल्स एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो सेकेंडरी जो आपके ऑर्गन है वहाँ पे इफेक्टर सेल्स बनते हैं और यहाँ पे एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं। स्प्लीन के बारे में बात करें जो कि आपका सेकेंडरी ऑर्गन है, तो स्प्लीन आपका लार्ज होता है, बीन शेप का होता है और एक फिल्टर की तरह काम करता है, और ये रिजर्वियर भी होता है स्प्लीन, ठीक है, RBC का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में, तो ये आपका लिम्फ नोड सॉलिड होते हैं और स्मॉल होते हैं, ठीक है। और अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे नीचे आए तो यहाँ पे है ना ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में लिखा है। ऑटो इम्यून डिसीज़ में होता क्या है, हमें यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि एक्चुअल में ऑटो इम्यूनिटी के बारे में ऐसा क्यों लिखा है। तो हमने पढ़ा कि जो आपकी इम्यूनिटी होती है उसमें आपने एक तो इनेट पढ़ी थी, एक्वायर्ड पढ़ी थी। एक्वायर्ड भी लिम्फोसाइट की वजह से हुई थी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही तरह में दो तरह के सेल्स बनते हैं, एक बी नॉर्मल, बी मेमोरी, टी नॉर्मल, टी मेमोरी। तो जो दोनों के मेमोरी सेल्स हैं, दोनों की ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, चाहे वो ह्यूमरल हो चाहे वो सेल मीडिएटेड हो, दोनों की ही मेमोरी सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी ऑटो इम्यूनिटी में। तो इसीलिए यहाँ पे हमने मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको बोला है, ठीक है, ना कि हमने सेल मीडिएटेड बोला है। सेल मीडिएटेड ग्राफ्ट रिजेक्शन के काम में आती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के हमारे पास एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने साइड में लिखे हैं। हमने लिखा है कि बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और फॉर्म होते हैं बोन मेरो में, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं बोन मेरो में, डेवलप होते हैं और मैच्योर होते हैं बोन मेरो और थाइमस दोनों में, ठीक है। बोन मेरो में तो दोनों बनेंगी, लेकिन टी लिम्फोसाइट दोनों में ही आपका मैच्योर होता है और डेवलप होता है। एन की सेल्स जो हैं ये फर्स्ट
सेलुलर हैं, ठीक है, इनेट में पाए जाते हैं ये। ऑल्सो प्रोड्यूस केमिकल, ये भी केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है साइटोटॉक्सिन, जो कि सिग्नल देता है अदर सेल इमेच्योर सेल्स को, जो कि अटैक, जिन पे एथोजन आपका अटैक करता है। अगर हम फेगोसाइटोसिस के बारे में बात करें ब्लड में, तो फेगोसाइटोसिस आपके पीएमएनएल करते हैं, मोनोसाइट भी करते हैं और एनके सेल्स भी करते हैं ब्लड में और मैक्रोफेज टिश्यू में, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करूँ तो एंटीबॉडीज़ आपके GAMED इतने टाइप की होती हैं। तो G जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए होती है, आपकी M प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए होती है, A कोलेस्ट्रम में यूज़ होती है, E एलर्जी के लिए और D आपकी एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के लिए। ह्यूमरल इम्यूनिटी का कोई भी रोल नहीं होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में, ठीक है। अब हम और नीचे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यूजिंग डीएनए टेक, हम डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वी परफॉर्म एंटीजन लाइक वी फॉर्म एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी जनरेटर लाइक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, यानी कि हम बैक्टीरिया और यीस्ट में डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम एंटीजन बना सकते हैं दैट कैन जनरेट एंटीबॉडी इन ह्यूमन फॉर वायरस और अदर पैथोजन, यानी कि जिस भी पैथोजन के खिलाफ हमें अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज चाहिए तो हम उन वायरस के दिखने जैसा दिखे, उस पैथोजन के जैसा दिखे, ऐसा एंटीजन हम बना सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो यीस्ट के द्वारा ही बनाई गई है। वैक्सीन जो है वो बैक्टीरियल के लिए भी हो सकती हैं, वायरल के लिए भी हो सकती हैं और भी टाइप की बीमारियों के लिए हो सकती हैं। वैक्सीन का मतलब सिर्फ वायरसेस वाली बीमारी, वायरल इन्फेक्शन से नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में। तो एलर्जी जो है वो ड्यू टू होती है मास्ट सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन जो है वो एक वैसोडाइलेटर है और सेरोटोनिन जो है वो आपका एक वासो कॉन्ट्रैक्टर है। तो इन केमिकल्स की वजह से एलर्जी होती है। अब यहाँ पे हम बेसोफिल के बारे में बात करें तो बेसोफिल जो है वो आपका हमने जब ह्यूमन फ्लूइड्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बेसोफिल्स पढ़े थे, ठीक है। तो बेसोफिल्स जो है वो भी आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हेपेरिन रिलीज करता है। बेसोफिल्स आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम वापस अपने फ्रंट पेज पे आते हैं जिस पेज पे हम थे, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं और इम्यूनिटी वाले चार्ट को पढ़ते हैं, फिर वापस उधर आते हैं। तो इम्यूनिटी में यहाँ पे क्या है कि इनेट है, एक्वायर्ड है। इनेट नॉन स्पेसिफिक टाइम की है, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वर्थ से। इसके अलावा यूज़ यहाँ पे बैरियर यूज़ होते हैं 4 टाइप के, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, सब कुछ वही है। तो फिजिकल में आपका स्किन आ जाएगा जो कि मेन है। इसके अलावा म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथीलियम आ जाएगी, ठीक है, जो कि लाइनिंग करती है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट को। फिजियोलॉजिकल के बारे में बात करें तो यहाँ पे एसिड इन स्टमक, सलाइवा और टीयर, ये सभी प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल एक्शंस को। इसके अलावा सेलुलर के बारे में बात करें तो WBC और माइक्रोफेजेस। WBC में आपके PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल भी बोलते हैं, NK सेल्स और मोनोसाइट ये आपके और सेलुलर में आ जाएंगे और मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। साइटोकाइन के बारे में बात करें तो इंटरफेरॉन जो कि आपको एक तरह के प्रोटीन है जो कि सीक्रेट कर बाई वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स टू स्टॉप फर्दर इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, 2 स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होता है आपका लो होता है, स्लो होता है और मेमोरी को बनाता है, जबकि सेकेंडरी रेस्पॉन्स को हम एनामिस्टिक रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, मोर इंटेंस होता है, फास्ट होता है और मेमोरी का यूज़ करता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन का मतलब यहाँ पे लिखा है थ्योरी में कि प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिव या वीकेंड पैथोजन आर इंजेक्टेड टू द बॉडी। और यहाँ पे आपका एक्टिव इम्यूनिटी का ये टाइप है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करती है यीस्ट को। मैंने यहाँ पे लिखा है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उन्होंने कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया स्मॉल पॉक्स को, कंट्रोल किया है लार्ज एक्सटेंट तक पोलियो को, डिप्टीरिया को, निमोनिया को और टिटनेस को।
जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो मेमोरी बेस्ड सेल्स की वजह जनरेट करती है, मेमोरी बेस्ड सेल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने वापस बैक करते हैं पेज को। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में लिखा है कि ये 2 तरह के लिम्फोसाइट की वजह से होती है। लिम्फोसाइट आपके बी लिम्फोसाइट हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटीबॉडी के बारे में लिखा है कि यहाँ पे 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, H2L2, और ये प्रोटीन है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट के बारे में लिखा है कि प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि ब्लड में होती है इसीलिए ह्यूमोरल बोलते हैं। टी के बारे में लिखा है हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन के भी काम में आती है। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में लिखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड इन होस्ट बॉडी, स्लो होती है, इम्यूनाइजेशन इसका एग्जांपल है। पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड टू द बॉडी, एंटीबॉडी गिवन इन स्नेक बाइट्स, टिटनेस एटसेट्रा। कोलोस्ट्रम, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज ऑल्सो पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी इन कोलोस्ट्रम इज IgA। रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन बाई CMI, यानी कि रिजेक्शन जो होता है ट्रांसप्लांट ऑर्गन का वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है। एंटीबॉडीज़ जो हैं H2L2, यहाँ पे 2 लार्ज चेन हैं और इसे हैवी चेन भी बोलते हैं, 2 स्मॉल चेन हैं जिन्हें लाइट चेन भी बोलते हैं, जो कि जॉइंट हैं बाई डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो अगले पेज पे हम फिर से एक बार इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम आपका लिम्फॉइड ऑर्गन से यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लिम्फॉइड ऑर्गन में आपके प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं। प्राइमरी में आपके लिम्फोसाइट्स जो हैं वो यहाँ पे बॉर्न होते हैं, मैच्योर होते हैं। एज अ माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी ऑर्गन्स के द्वारा। तो जो बोन मैरो है वो सारे ब्लड सेल को फॉर्म करता है। थाइमस जो है वो लोब्ड ऑर्गन है, कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। लोकेशन जो है बिहाइंड स्टर्नम नियर हर्ट। सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं। प्रोवाइड साइट ऑफ इंटरेक्शन फॉर लिम्फोसाइट विद एंटीजन। स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड मॉल्ट्स इसके एग्जाम्पल हैं। मॉल्ट्स जो है वो टिश्यूज़ के एग्जांपल है, लिम्फोइड ऑर्गन का नहीं, ठीक है। तो स्प्लीन के बारे में लिखते हैं यहाँ पे कि स्प्लीन जो है वो बीन शेप्ड है, कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइटोसिस करते हैं। ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ब्लड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में है उनको ट्रैप करते हैं। लिम्फ नोड के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है। ट्रैप एंटीजन प्रेजेंट इन लिम्फ, तो जो लिम्फ में प्रेजेंट है उन्हें लिम्फ नोड पकड़ते हैं, ब्लड में है उन्हें स्प्लीन। मोल्ड्स के बारे में लिखा है कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज हैं, ये 50% ऑफ द लिम्फ टिश्यू यही होते हैं। ऑन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिकल ट्रैक्ट यहाँ पे मिलते हैं। सम अदर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा अगला टॉपिक है एड्स। तो एड्स के बारे में हम लिखते हैं कि यहाँ पे एड्स जो है इसका डायग्नोज करते हैं एलाइसा टेस्ट से, लेकिन कंफर्म करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, जो कि प्रोटीन के लिए होती है। ये आपकी कोई कंजेनिटल डिसीज़ नहीं है, नॉट अ कंजेनिटल डिसीज़। इन लास्ट 25 ईयर 25 मिलियन से ज़्यादा लोग एड्स की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। एड्स जो है वो जिस वायरस की वजह से होती है, जैसे HIV वायरस बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और इसके पास 2 RNA जीनोम होते हैं, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं और 1 इंटरगेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसका एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इज़ अ मल्टीपल, जब सिम्टम्स आते हैं तो उसको एक टर्म में सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पे आएंगे। पहला जो रिपोर्ट यहाँ पे केस है वो 1981 में है। पैथोजन यहाँ पे HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ग्रुप एक रेट्रो वायरस का है, राइनो वायरस वहाँ था कॉमन कोल्ड में, ये रेट्रो वायरस फैमिली का है। हैज़ RNA जीनोम, इसके पास RNA जीनोम है। ट्रांसमिट कैसे होगा? ट्रांसमिट बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, यानी कि ड्रग एब्यूज़र को बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा चाइल्ड बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। तो इन सब केस में तो ट्रांसफर होगा ही, लेकिन रिस्क बढ़ जाती है अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम, यूजुअली 5 से 10 ईयर का यहाँ पे रहता है। इन मैक्रोफेजेस वायरल RNA मेक्स DNA बाई एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
तो मैक्रोफेज एक सेल है हमारी बॉडी में जिन पे ये अटैक करता है। तो यहाँ पे होता है क्या कि वायरल आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से डीएनए बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायरल डीएनए जो है फिर जो बन गया वो इनकॉर्पोरेट होता है इनटू द होस्ट जीनोम। फिर होस्ट जीनोम वायरल डीएनए जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वायरल आरएनए प्रोड्यूस करता है, और वायरल आरएनए प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल्स न्यू मोर वायरसेस प्रोड्यूस, और ऐसे करके उस वायरल आरएनए से और नए नए वायरसेस बनते हैं, ठीक है। एचआईवी फैक्ट्री की तरह कौन काम कर रहा है? मैक्रोफेज काम कर रहा है। अटैक्स टी लिम्फोसाइट एंड डिस्ट्रॉय इट। तो टी लिम्फोसाइट को ही हम हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपका जो एचआईवी है वो साइमल्टेनियसली जो है नई सेल्स जो बन रहे हैं वो हेल्पर टी सेल्स को भी एंटर करते हैं और एफ इफेक्ट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं वहाँ पे भी, और अपनी प्रोजेनी बनाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स को। हमारी इम्यूनिटी अब क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स ख़त्म हो रही हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी जो है पर्सन की वो कम हो जाती है। पर्सन सफ़र फ्रॉम डायरिया, फीवर, वेट लॉस, इन सारी चीज़ों से जो पर्सन है वो सफ़र करता है। अब हम बात करते हैं पर्सन जो है वो स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, पैरासाइट, बैक्टीरियल, माइकोपोडियम, वायरस और फंजाई, इन सब से भी जो एक पर्सन है वो इन्फेक्शंस स्टार्ट कर सकता है। जो पर्सन बिकम सो इम्यूनो डेफिशिएंट, जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। तो यहाँ पे हम लाइफ का प्रोलॉन्ग कैसे कर रहे हैं? यूजिंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। तो नाको की फ्लो हमें पता होनी चाहिए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एलिसा जो टेस्ट होता है जो कि हमारा यहाँ पे डायग्नोस करता है इसको, एलिसा टेस्ट एड्स को, इसका जो फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वो है उसके बारे में हम कैंसर जो डिसीजेस के बारे में हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखेंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़, एंड फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस पेज पे हमने कैंसर के बारे में लिखा है, पहले उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो कैंसर का डिटेक्शन होता है, इसके डिटेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले हम बायोप्सी कर सकते हैं या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं टिश्यू के केस में। इसके अलावा हम बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं अगर ल्यूकेमिया हुआ है, यानी कि WBC बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हम यहाँ पे बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर, ये वाला टेस्ट भी कर सकते हैं। PCR कर सकते हैं, रेडियोग्राफी कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। CT स्कैन में हम एक्स-रेज का यूज़ करते हैं, और MRI में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। जो आपका CT स्कैन और MRI है ये अगर इंटरनल ऑर्गन्स का कैंसर है इसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा है कि टेक्निक्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी कैन अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड सस्पेक्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर, एग्जाम्पल टोबैको एंड लंग कैंसर। यानी कि हम मॉलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं, और हम उसके जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो पार्टिकुलर इंसान किस पार्टिकुलर कार्सिनोजन के लिए सेंसिटिव है। तो हम उसे प्रिकॉशन लेने के लिए बोल सकते हैं कि आप टोबैको मत यूज़ कीजिए, लंग कैंसर हो सकता है। इस तरह से हम अपनी स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम NCERT पे चलते हैं, कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, फिर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ को हम थोरोली रीड करते हैं, ठीक है। कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेस्ट डिसीज ऑफ द ह्यूमन बींग एंड इज़ ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। More than 1 million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. The mechanism of that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells. Its treatment and control have been some of the most intense area of the research in biology and medicine. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated.
In cancer cells, there is a breakdown of this regulatory mechanism. Normal cells show a property of contact inhibition by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancerous cell appear to have lost this property. As a result of this, cancerous cells just continue to divide and give rise to the masses of cells called tumor. Tumor are of two types, benign and malignant. The malignant tumor normally remain confined to their original location and do not spread to other part of the body and cause little damage. ठीक है. The malignant tumor, on the other hand, has a mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cells. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Cells slow from such tumor reach distant sites through blood, and wherever they get loaded in the body, they start a new tumor. This property is called metastasis, is the most feared and property of the malignant tumor. The causes of cancer के बारे में बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल या फिर न्यू प्लास्टिक सेल्स में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, chemical and biological agents. These agents are called carcinogens. Ionizing radiations like X-ray and gamma rays and non-ionizing radiations like UV rays cause DNA damage, lead to neoplastic transformation. A chemical carcinogen present in tobacco have been identified as a major cause of lung cancer. Tobacco smoke के लिए लिखा है. Cancer causing viruses called oncogenic viruses have gene called viral oncogene. Furthermore, several genes are called cellular onco or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cell. And about cancer detection and diagnosis, we already studies, हमें याद रखना है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में जो बात कही गई है वो यूवी रे है और आयोनाइजिंग हमारे पास गामा और एक्स रेज. ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार. इसमें लिखा है कि इन रेडियोथेरेपी शुरू से पढ़ते हैं. द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड सर्जरी are surgery, radiation therapy, immunotherapy. In radiotherapy, tumor cells are irradically lethally taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor masses. Several chemotherapeutic drugs are used to kill the cancerous cells. Some of these is specific for particular tumor. Majority of the drugs have side effects like hair loss or anemia. Most cancers are treated by the combination of the surgeries, radiotherapy and chemotherapy. Tumor cells have been shown to avoid detections and destruction by the immune system. Therefore, patients are given substance called biological response modifiers such as alpha interferons, which activate their immune system and help in destroying the tumor. अब हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, देन अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेजरली 3 तरह के ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कोलॉइड्स. ये कोका एल्कोलॉइड्स को हम कोकेन भी बोलते हैं. ये फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, मेजरली फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं हमें, लेकिन इसके अलावा कुछ फंजाई से भी हमें मिल सकती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड्स के बारे में. तो ओपियोइड्स जो है वो बाइंड करता है स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर विच इज़ इन द CNS एंड GI ट्रैक्ट. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका हेरोइन, जिसे हम स्मैक भी बोलते हैं कॉमनली, और मॉर्फिन. अब जो मॉर्फिन है इसी का ही एसेटाइलेशन कर देते हैं तो हम इसको डाई एसेटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं. तो हीरोइन का ही केमिकल नेम डाई एसेटाइल मॉर्फिन भी है. तो ओपियोइड के 2 एग्जांपल हैं हमारे पास, हेरोइन यानी कि स्मैक और मॉर्फिन. ठीक है, अब और ये हमारा
CNS में और GI में इसके रिसेप्टर होते हैं। ये आपका जो हेरोइन है यानी कि डायसेटाइल मॉर्फिन है या फिर स्मैक है, ये वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, इफेक्ट कर एज अ डिप्रेसेंट यानी कि स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शंस को, और एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, इसे पेपेविया सोम्निफेरम भी बोलते हैं, और टेकन एज स्नॉटिंग और इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ हमें याद रखना है। कैनाबिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। बाइंड टू द कैनाबिस रिसेप्टर विच इज इन द ब्रेन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द कैनाबिस सटाइवा, जिसे हम अफीम भी बोलते हैं। अब इसका फ्लोवर टॉप्स, लीव्स और रेजन्स, इनके वेरियस कॉम्बिनेशंस से बनता है मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। इसका इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, टेकन एज अ इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, एब्यूज बाई सम स्पोर्ट्स पर्सन। कोका एल्कोलॉइड्स के बारे में बात करें तो इसे हम कोकेन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे कॉमनली कोक और क्रैक भी बोलते हैं। ये हमें मिलता है इर्थ्रोजायम कोका, जो कि नेटिव है साउथ अमेरिका का। ये इफेक्ट करता है, इंटरफियर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। स्टिमुलेट ऑन द CNS, स्टिमुलेशन एक्शन है इसका CNS पे, तो सेंस ऑफ यूफोरिया एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। और एक्सेस में अगर ले लो तो हेलुसिनेशन भी होता है। एग्जाम्पल है इसका एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, टेकन एज स्नॉटिंग। ठीक है, अब हम एक एक करके जो कॉर्नर्स पे पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉर्नर में कि कुछ मेडिसिनल ड्रग हैं जिन्हें भी लोग एब्यूज़ करते हैं। मेडिसिनल क्यों है? क्योंकि ये कोप करने के लिए बनाई गई हैं मेंटल इलनेस को, जैसे कि डिप्रेशन और इंसोम्निया। तो इसके एग्जांपल हैं बारबिटरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइजापीन्स। ठीक है, तो ये आपकी मेडिसिनल है। इसके अलावा मॉर्फिन जो है ये भी एब्यूज़ करी जाती है, जो कि एक सेडेटिव और पेन किलर है। सर्जरी के टाइम पे इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर है, यहाँ पे लिखा है कि टोबैको जो है वो हाई रिस्क है कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, और टोबैको स्मोक के बारे में लिखा था कि ये लंग कैंसर के लिए भी है। ठीक है, तो टोबैको जो है वो केमिकल इसका जो है निकोटीन और एल्कलॉइड। तो निकोटीन जो है वो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, रिलीज कराता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ब्लड में। इससे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है। स्मोकिंग जो है वो आपका कैंसर ऑफ लंग्स के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट के भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं स्मोकिंग करने से। तो ब्रोंकाइटिस, एम्फसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ और गैस्ट्रिक अल्सर भी इसके एग्जाम्पल हैं स्मोकिंग से होने वाली बीमारियों के। ब्रोंकाइटिस, एम्फसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस एंड गैस्ट्रिक अल्सर। इसके अलावा CO की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में घट जाती है स्मोकिंग की वजह से। क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लिवर। क्रोनिक यूज अगर ड्रग और अल्कोहल का कोई कर रहा है तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम डैमेज होगा और लिवर होगा, और लिवर के डैमेज को कायरोसिस बोलेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिखा है यहाँ पे कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो मिसयूज करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक का करते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट आता है फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। ठीक है, तो फीमेल्स में यहाँ पे कुछ लिखे हैं, मैस्कुलिनिज्म हो जाता है, हाई एग्रेसिवनेस हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और भी हैं जो कि अभी हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं डायूरेटिक्स और सर्टेन हार्मोन्स जो हैं इनका भी मिसयूज़ करते हैं। तो पूरा स्टेटमेंट ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज़ करते हैं नार्कोटिक्स का, एनाल्जेसिक्स का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, डायूरेटिक्स का और सर्टेन हार्मोन्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे इसका साइड इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जो आपका अफेक्ट है वो परमानेंट भी हो सकता है अगर प्रोलॉन्ग यूज़ किया तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को। तो फीमेल में मैस्कुलिनाइजेशन है, मूड स्विंग्स हैं, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट है, वॉइस डीपनिंग है। इसके अलावा मेल्स में अगर बात करें तो एग्रेसिवनेस है, मूड स्विंग्स है,
टेस्टिस साइज रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्री मैच्योर बेल्डनेस, ये भी इसका एक सिम्टम है। ठीक है। इन एडोलसेंस मेल एंड फीमेल सीवियर और बॉडी पे और फेशियल एक्ने हमें देखने को मिल सकते हैं एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन, ये भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इफेक्ट है कि मेल और फीमेल दोनों में बॉडी और फेशियल एक्ने हो सकते हैं और प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स। इसके बाद यहाँ पे लिखा है साइड में कि एडोलसेंस 12 से 18 साल की एज के लोगों को बोला जाता है उस फेज़ में। विड्रॉल सिम्टम जो हैं इसके, अगर कोई भी ले रहा है इसको और उसे छोड़ दे रहा है ड्रग्स को, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे एंजाइटी, शेकीनेस, स्वेटिंग, नोजिया, और लॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग जो है वो आपका डैमेज करेगा नर्वस सिस्टम को और लिवर कायरोसिस। इसके बाद अगर अपने एंड की एनसीईआरटी देखें तो यहाँ पे हमें टबैको बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि इसे हम 400 सालों से ह्यूमंस जो है वो यूज़ कर रहा है टोबैको को, मोर देन 400 ईयर्स। इसके अलावा एक लाइन जो बहुत अच्छी लगती है एडिक्शन के ऊपर जो एनसीईआरटी ने लिखी है वो है कि एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। पीपल्स take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive। इसके विड्रॉल सिम्टम्स वही हैं एंजाइटी, सेकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है वो ख़त्म होता है।